अभी रात के लगभग 11:30 बजे हैं। मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ उसको शूट करने के लिए यानी कि उसको आप तक पहुँचाने के लिए मुझे किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो अभी सब फैमिली में सो गए हैं, घर में कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं, तो ये बेस्ट टाइम है ये वीडियो बनाने का। और इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो को मैं कवर कर रही हूं 7 पॉइंट्स में, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। यूजुअली एक ऐसी थिंकिंग रहती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर या वॉकिंग के ऊपर कुछ 2-4 चीज़ें हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुए थे। तो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि रियली में क्या सिर्फ एक्सरसाइज ही इम्पॉर्टेंट होती है या और भी बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपके डिलीवरी एक्सपीरियंस से लेके और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि क्या क्या मैंने फेस किया या क्या मैंने किया जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज देने वाली हूँ जो शायद आपने कहीं अभी तक ना सुनी हो। तो मैं नहीं चाहती कि आप इस वीडियो के एंड में एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए, पेशेंस के साथ सुनिए, हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए। तो इस वीडियो को मैं डिवाइड कर रही हूँ 7 पॉइंट्स में, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और आप उसके लिए क्या कर सकती हैं। जिसमें सबसे पहला है एक्सरसाइज, सेकंड है एक्टिविटी। मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी कि एक्सरसाइज और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड पॉइंट है आपकी डाइट, फोर्थ पॉइंट है राइट इन्फॉर्मेशन, फिफ्थ पॉइंट है डॉक्टर्स यानी जो भी आपकी मेडिकल टीम है जो आपको अटेंड कर रहे हैं या डिलीवरी के टाइम पे करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है आपका खुद का माइंडसेट, एटीट्यूड। और सेवेंथ पॉइंट है आपका एनवायरनमेंट यानी कि आपके आसपास का माहौल, इंक्लूडिंग आपके हॉस्पिटल का माहौल। तो ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं भी होती है तो आपका जो एक बर्थिंग एक्सपीरियंस रहेगा यानी कि बच्चे को जन्म देने का जो एक एक्सपीरियंस रहता है वो फाइनली आपका पॉजिटिव रहेगा। उसके लिए ये सब टिप्स हैं। तो जो एक आपने हर जगह बात सुनी होगी कि सिर्फ आप एक्सरसाइज कर लो, स्क्वाटिंग कर लो, डक वॉक कर लो, वॉकिंग कर लो तो उससे ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो शायद उतना अच्छा ना रहे। क्योंकि मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी वो थी तो नॉर्मल, लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना ख़राब था कि डिलीवरी के बाद मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ था, जिसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं थी कि वो डिप्रेशन है। फिर फाइनली कैसे मैं उससे बाहर आई या कैसे मुझे पता चला कि मैं उस फेज़ में हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लेडी जो एक ब्यूटीफुल मोमेंट होता है इंजॉय करने का, अपने बच्चे के साथ बॉन्ड होने का, उस समय इस फेज से गुजरे। तो उसकी तैयारी आपको थोड़ा पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहला पॉइंट जो कवर कर रही हूँ एक्सरसाइज, जो आपने सुना ही होगा। तो जो फेमिलियर पॉइंट है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में आप योगा इंक्लूड कर सकती हैं, वॉकिंग इंक्लूड कर सकती हैं, या फिर अगर आप जिम जा रही हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं, वो सब कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें तभी एप्लीकेबल है जब आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और आपके डॉक्टर के हिसाब से ये सब करने से आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं ट्राइमेस्टर वाइज बात करूं तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उस टाइम बोला जाता है कि कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी यानी कि ऐसी एक्टिविटी या एक्सरसाइज जिससे आप बहुत थक जाएं, आपके पेट पर जोर पड़े, वैसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय आप जो सेफेस्ट एक्सरसाइज है वो कर सकती हैं वॉकिंग। तो आप स्लो पेस पे जिस पे आप कंफर्टेबल फील करें, आपके पेट पे किसी तरीके का खिंचाव या प्रेशर महसूस ना हो, उतना आप पेस पे वॉक कर सकती हैं और उतने ही देर के लिए वॉक कर सकती हैं। और अगर आप पहले से ही कोई एक्सरसाइज करती आ रही हैं बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के पहले, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या फिर योगा है, और आप कॉन्फिडेंट है या किसी एक आप सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर के अंडर में ये सब कर रही हैं, तो उसको आप अपनी डॉक्टर की सलाह से कंसल्ट करके आप कंटिन्यू कर सकती हैं। तो अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है या मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो आपका 9th मंथ है, तो आप सभी तरीके की एक्सरसाइज कर सकती हैं अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है और डॉक्टर ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं अगर आपके साथ अपना शेड्यूल शेयर करूँ तो मैं डिलीवरी के ऑलमोस्ट 1 हफ्ते पहले तक ऑफिस जाती थी। तो तब मेरा जो शेड्यूल था, मैं मॉर्निंग में वॉक करती थी अराउंड 30 मिनट्स या 1 आवर, जैसा मेरे पास टाइम रहता था और एनर्जी रहती थी। और इसके अलावा मैं सुबह योगा भी करने का ट्राई करती थी। अगर योगा नहीं हो पाती थी तो एटलीस्ट मैं स्क्वाटिंग और कुछ 1-2 एक्सरसाइजेस और थी जिनको करने का मैं ट्राई करती थी, जैसे डक वॉक हो गई, कैट काउ पोज है, फिर आपका चक्की चलान आसन है। ऐसी कुछ 3-4 एक्सरसाइजेस थी जिसको मैं
करने का ट्राई करती थी अगर मैं पूरा योगा शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाती थी। मैं दोपहर के टाइम पे 30 मिनट्स टू 1 आवर वॉकिंग करती थी, जिस स्पीड से मुझे कंफर्टेबल होता था या जितनी मेरे पास एनर्जी होती थी उसके हिसाब से मैं उतने टाइम के लिए वॉक करती थी। लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स मेरा रूटीन था, मैं डेली लंच के बाद वॉक करती थी। फिर इवनिंग का भी मैंने रूटीन सेट किया हुआ था कि मुझे डिनर के बाद मिनिमम 30 मिनट्स वॉक करना है। उसका एक रीज़न ये भी था कि मुझे थोड़ा जेस्टेशनल डायबिटीज़ बॉर्डर में आया था, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको हर मील के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तो वॉक करना ही है। और वॉकिंग की वजह से मैं बोलूँगी नॉर्मल डिलीवरी में भी मुझे हेल्प रही, क्योंकि दिन में कम से कम 3 बार तो मेरी वॉकिंग हो जाती थी। उसके अलावा मैं योगा भी करती थी, तो ये मेरा पूरा एक एक्सरसाइज का रूटीन था। तो आप अपने डॉक्टर से या तो कंसल्ट करके अपना एक रूटीन सेटअप कर सकती हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई योगा इंस्ट्रक्टर है या ऑनलाइन कोई योगा इंस्ट्रक्टर है तो आप उनसे कंसल्ट करके अपना रूटीन सेटअप कर सकती हैं आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस की बात करूँ जो स्पेसिफिकली आप 9th मंथ में फॉलो कर सकती हैं, वो है ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि जल्दी जल्दी वॉक करना। वो आप अपने पेस पे खुद डिसाइड कर सकती हैं कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। सेकंड, आप स्क्वाटिंग कर सकती हैं, तो स्क्वाटिंग करते समय ध्यान रखिए कि जब भी आप उठती हैं तो थोड़ा सपोर्ट लीजिए ताकि बैलेंस आउट ना हो। फिर थर्ड, आप डक वॉक कर सकती हैं, यानी कि जो एक पुराने ज़माने का पोछा लगाने का स्टाइल था उस तरीके से आप उसको कर सकती हैं। फिर आप अगर इंडियन टॉयलेट है घर में तो वो यूज़ कर सकती हैं, उससे भी हेल्प मिलती है जो भी पेल्विक एरिया है उसको ओपन होने में। और कैट काउ पोज कर सकती हैं। ये पोज जो है अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं है तो उसको सेट करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और चक्की चालान आसन कर सकती हैं, हिप रोटेशन कर सकती हैं। तो ये सब एक्सरसाइजेस आपको बहुत हेल्प करेंगी आपका पेल्विक फ्लोर एरिया जो है उसको ओपन करने के लिए। फिर एक बटरफ्लाई पोज बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा आसन है योगा का, आपका जो भी एरिया है पेल्विक एरिया उसको ओपन करने का। इसके अलावा आप एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो ये आपको इमीडिएट उस समय नहीं पता चलेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब आपको लेबर पेन आता है तब यही ब्रीदिंग टेक्निक्स, यही रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस आपको बहुत हेल्प करती हैं वो लेबर पेन मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि उस पेन को सहने की जो शक्ति होती है कह लीजिए, या फिर अपने माइंड को उस समय रिलैक्स करने का जो एक तरीका है वो यही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देके बता रही हूँ कि आप किस तरीके से कर सकती हैं। तो जो भी आपका डेली का रूटीन फॉलो कर रही हैं उसके साथ ही जब भी आप खाली बैठी हैं या एक 5-10 मिनट का समय निकाल के आप इस तरीके से आंख बंद करके बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए। और बैठने के बाद आंख बंद करने के बाद सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए और डीप ब्रेथ लेने के बाद जस्ट एक एक्सहेल करिए और सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए। तो जैसे आप इनहेल कर रही हैं, ये मैंने एक्सहेल किया। तो इस तरीके से डीप ब्रेथ इन और आउट करते हुए सिर्फ आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। इससे क्या होता है आपका माइंड भी बहुत रिलैक्स होता है। और जब भी आपको लेबर पेन आएगा आप तब तक अगर अपने माइंड को ट्रेन कर लेंगी ये सब एक्सरसाइजेस यानी ब्रीदिंग और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करने के लिए, तो उस समय पेन मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। हो सकता है अभी आपको सुनने में ये सब लग रहा हो फालतू की बात है, क्योंकि फ्रैंकली मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मुझे मेरे डॉक्टर ने ये बताया था कि ये सब आपको करना है, आपको लेबर पेन के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन जब मैंने डॉक्टर के हिसाब से सब फॉलो करते हुए ये सब एक्सरसाइजेस करी तो रियली जब सिचुएशन आई, यानी कि जब लेबर पेन उतना इंटेंस आया, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली मैं इन एक्सरसाइजेस को वहाँ पर यूज़ कर पाई और उस समय पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ईजी रहा मेरा। ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत वंडरफुल था। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं आपके साथ अगली वीडियो में अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो ये तो बात हो गई आपकी एक्सरसाइजेस की। अब बात करते हैं एक्टिविटी की। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि एक्सरसाइज में और एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आमतौर पे होता क्या है कि अगर हमने दिन में 1 बार या 2 बार एक्सरसाइज कर ली या वॉकिंग कर ली तो हमें लगता है कि आज का दिन का हमारा कोटा पूरा हो गया है, अब हम आराम से बेड पे रेस्ट कर सकते हैं या आराम कर सकते हैं, अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, या हमें थका हुआ फील हो रहा है।
तो अगर आपको रियली थका हुआ फील हो रहा है या किसी भी वजह से आप बेड रेस्ट पे हैं तो डेफिनेटली आपकी एक्टिविटी जो है रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको एक्टिव रहना है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि चलते फिरते रहो, एक्टिव रहो, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपकी जो दिनचर्या है, यानी कि जो आपका लाइफस्टाइल है, आपको उसमें एक्टिव रहना है। यानी कि अगर आप अपना काम कर रही हैं तो आपको जो भी काम है वो करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में स्टेयर्स हैं, आप किसी भी काम से थोड़ा ऊपर नीचे का चक्कर लगा रही हैं, स्टेयर्स चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, कुछ वॉक कर रही हैं, तो वो सब आपकी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि अदर देन आपकी जो नॉर्मल रूटीन है, जो डेली की दिनचर्या है आपकी, उससे अलग आप कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे आपकी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेन हो या थकान हो या पसीना आए, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज। तो आपने अगर एक्सरसाइज कर ली है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आप दिन भर आराम कर सकती हैं। आपको एक्टिव रहना है उतना जितना कि आपकी बॉडी अलाउ करे, क्योंकि उसमें भी आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे काम करने लगें कि आपको बहुत थका हुआ फील होने लगे। तो जो मॉडरेट आप काम करती आ रही हैं और कर सकती हैं उसको आप फॉलो कीजिए। ये माइंडसेट लेके मन में बिल्कुल मत चलिए कि मैंने आज के दिन एक्सरसाइज कर ली है तो अब मैं पूरे दिन आराम कर सकती हूँ। तो मैं अपनी एक्टिविटी और एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैं अराउंड 4th मंथ तक जिम जाती थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी एक ट्रेनर के अंडर में। ये मैं काफ़ी पहले से फॉलो करती आ रही थी। लेकिन 4th मंथ के बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील होने लगी, क्योंकि ऑफिस भी मैं जाती थी, मेरी एक बेटी है उसको भी मुझे देखना होता था। तो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि 4th मंथ के बाद मुझे वो स्टॉप करनी पड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी, और मैंने घर पे ही वॉकिंग और जो योगा का एक रूटीन था वो अपना सेट करके वो मैं कंटिन्यूसली फॉलो करती रही। और एक्टिव तो मैं पूरे दिन भर रहती थी, क्योंकि सुबह को बेटी को स्कूल के लिए रेडी करना है, खुद ऑफिस के लिए रेडी होना है, सबके लिए टिफिन पैक हो रहे हैं, कुकिंग हो रही है, फिर दिन भर ऑफिस में है, शाम को भी आके फिर बेटी के साथ एंगेज होना है, कभी वॉकिंग जाना है। तो वो सब जो एक रूटीन था वो मेरा सेट था, मैं फॉलो कर रही थी। मैं एक्टिव भी थी, एक्टिव होने के साथ साथ मेरा एक एक्सरसाइज का रूटीन भी सेट था। तो आप उसी तरीके से जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है और जितना आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सेट कर रही हैं अपने लिए, वो सब आप फॉलो करती रहिए। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। अब आपको लगेगा कि डाइट किस तरीके से रोल प्ले करती है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो डाइट है वो आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है उसको डिफाइन करेगी। तो अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खा रही हैं या आपकी कुछ क्रेविंग्स ऐसी हैं जो अनहेल्दी हैं, जैसे कि आपको बहुत मीठा खाने की इच्छा हो रही है या फिर बाहर का कुछ जंक फूड खाने की इच्छा हो रही है, तो उससे होता क्या है कि अगर आपकी बॉडी सही रिस्पॉन्स कर रही है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तब तो कोई इश्यू मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में, यानी कि 9th मंथ में या 3rd ट्राइमेस्टर में सडनली जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है या बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है। तो अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, आप ज़्यादा जंक फूड, शुगरी आइटम्स या फ्राइड आइटम्स खा रही हैं, तो आपका वेट बढ़ने का भी चांस रहेगा। हो सकता है बच्चे का वेट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो, या फिर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या बीपी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर हो गई तो वो सब नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो कम कर देती है। इसलिए अगर आपका लास्ट मंथ भी चल रहा है तो अपनी डाइट क्लीन रखिए, हेल्दी रखिए। जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में केयर ली, स्टार्टिंग में आप इस अच्छे तरीके से अपनी डाइट मेंटेन कर रही थी, उसी तरीके से लास्ट तक आपको वो सब मेंटेन करना है। फिर 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका माइंडसेट। तो ये शायद आपके लिए नई चीज़ होगी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी डिलीवरी के साथ साथ आपकी डिलीवरी एक्सपीरियंस को भी डिफाइन करता है। तो क्या होता है कि कई बार सोसाइटी के प्रेशर की वजह से भी जो लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, वो एकदम स्ट्रेस में आ जाती है कि भाई सब लोग बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो मन बहुत परेशान हो जाता है, हमें लगने लगता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो हमें जज किया जाएगा, या पड़ोस वाली आंटी क्या बोलेगी, या वो रिश्तेदार क्या बोलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं। फिर लोग डराते भी हैं कि बहुत दर्द होता है, नॉर्मल डिलीवरी हर किसी के बस की बात नहीं है। हमें कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे डर आ जाते हैं और ये भी डाउट होने लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। प्रे करते हैं काश नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको इन सब थॉट्स को रेस्ट देना है, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप परेशान होंगी, जितना ज़्यादा आप एंशियस होंगी, उतना ही ज़्यादा आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही हैं। इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं तो एग्ज़ाम्स तो आप सब ने ही दिए ही होंगे।
तो अगर जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं और वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगे कि पेपर कैसा आएगा, या हम ये सोचें कि कहीं डिफ़िकल्ट आ गया तो हमारे मार्क्स आएंगे कि नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब पेपर हमारे सामने आता है और जब हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं प्रेशर की वजह से वो भी हम ठीक से नहीं कर पाते, तो सेम आपका डिलीवरी का भी ऐसा ही रहता है। आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगी, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचेंगी, तो आप अगर पॉजिटिव नहीं हैं तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं और जो रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। कभी भी आपको डाउट होता है, कुछ एंजाइटी होती है या डर लगता है कि डिलीवरी का पेन कैसा रहेगा, तो आप बस अपने बच्चे के बारे में सोचिए जो भी आने वाला है। बच्चे के आने के बाद आप कितना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इमेजिन कीजिए कि जब वो स्माइल देगा आपको देख के, आप उससे फर्स्ट टाइम अपनी गोद में लेंगी, उसको ब्रेस्ट फीड कराएंगी या उसके साथ सोएंगी, तो क्या मोमेंट्स रहेंगे। तो अभी मैं जब आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ तो शायद आपने इमेजिन किया होगा, आपको एक स्माइल आई होगी, आप वो सब टेंशन भूल गई होंगी। तो इसी तरीके की पॉजिटिव मेमोरीज अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए कि जब बच्चा आएगा तब आप क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी। अपने आसपास के जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो भी नेगेटिव बातें हैं, उनको दिमाग में मत लेकर आइए। वो आपका ही नुकसान कर रही हैं, किसी और का नहीं। तो अपने और अपने बच्चे के लिए अपना माइंडसेट जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ म्यूजिक का यूज़ कीजिए, रिलैक्सिंग टेक्निक्स का यूज़ कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का यूज़ कीजिए। वो सब का जितना यूज़ कर सकती हैं आप, क्या कोई और टेक्निक भी, आप अपना माइंडसेट जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आसपास का एनवायरनमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे आसपास की सिचुएशन होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। स्पेशली अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं, हर किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं। तो उस जगह आपका अपना माइंडसेट, आपकी खुद की जो मेंटालिटी है, आपका खुद का एटीट्यूड जो है वो बहुत हेल्प करेगा। तो आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है जो आप चेंज कर सकती हैं, आप चेंज करिए। जैसे कि आप उन लोगों के बीच में उठिए बैठिए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। डिलीवरी के टाइम पे अगर आप अपनी मदर इन लॉ के साथ कंफर्टेबल हैं तो उनको बुलाइए, अगर मदर के साथ कंफर्टेबल हैं तो उनको बुलाइए, और अगर आप किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। तो बेसिकली मेरा आइडिया कहने का ये है कि जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकती हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वो आप कंट्रोल कीजिए। जैसे राइट डॉक्टर सिलेक्ट करना, राइट बर्थिंग पार्टनर सिलेक्ट करना, आप बर्थ के टाइम पे क्या क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती हैं, वो सब जो भी आप चीज़ें सिलेक्ट कर सकती हैं, एक पॉजिटिव वे में उनको लेके जाइए। तो यहीं पर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका रोल आता है, जो कि है राइट मेडिकल केयर, यानी कि आप किस तरीके से अपना डॉक्टर और मेडिकल टीम सिलेक्ट कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके डॉक्टर पे ही अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड होने वाला है। तो ऐसे डॉक्टर को ऑप्ट कीजिए जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ एटलीस्ट ट्राई करे। अल्टीमेटली आपका एम है कि जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाए, भले ही नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सी सेक्शन भी होता है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि आप और आपका बच्चा दोनों ही हेल्दी हैं। अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट कीजिए। और अगर आप अभी स्टार्टिंग फेज में है अपनी प्रेगनेंसी के, तो अगर आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर सेलेक्ट करने का तो पहले अच्छे से एक बार लोगों से रिव्यू लीजिए, आप डॉक्टर के बारे में जानिए, ताकि आप खुद कॉन्फिडेंट हो सके कि आप जिनके पास जा रही हैं वो एक अच्छी डॉक्टर हैं या अच्छे डॉक्टर हैं, ताकि आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे। तो यहाँ भी मैं अपना एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जो मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी उस टाइम पे मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मेरी डिलीवरी नॉर्मल रही, लेकिन एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, प्रॉपर गाइडेंस मुझे लगा जो मिल सकता था वो नहीं मिला। लेकिन सेकेंड टाइम पे मैंने जो अपनी डॉक्टर सिलेक्ट करी, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ख़राब हुआ उसी से सब सीखते हुए कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या चाहिए जिससे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहे, मेरी डिलीवरी भी स्मूथ रहे। तो उसके हिसाब से जब मैंने डॉक्टर सेलेक्ट करी तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। डिलीवरी के बाद भी मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब मैं आपको बताती हूँ फाइनल पॉइंट, जो है करेक्ट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो ये किस तरीके से हेल्प करती है वो मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी बॉडी में कुछ भी अगर किया जा रहा है और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि उसको करने से क्या होगा, तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगी, रेडी नहीं रहेंगी। तो हो सकता है कई बार चीज़ें ऐसी हों कि आप उसके लिए बिल्कुल भी रेडी ना हो या आपको वो बिल्कुल पसंद ना आए।
तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना पहले से और उस चीज़ के लिए रेडी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे 40 वीक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे और मुझे लेबर का कोई भी साइन नहीं था। तो जब मैं अपनी डॉक्टर से मिलने गई थी तो उन्होंने मेम्ब्रेन स्वीप किया था, तो उसके बारे में मुझे उस समय कोई जानकारी नहीं थी, ना उन्होंने मुझे बताया कि वो क्या कर रही हैं या क्यों कर रही हैं, या जब वो करेंगी तो मुझे कैसा फील होगा या मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, या मेम्ब्रेन स्वीप करने के बाद क्या होता है, तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो वो इतना इंटेंस था कि वो बिल्कुल भी मेरे से सहा ही नहीं जा रहा था। और डिलीवरी के बाद जब मैंने सब चीज़ें पता करी तब मुझे समझ में आया कि मेम्ब्रेन स्वीप हुआ था, और मेम्ब्रेन स्वीप करने के बाद लेबर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है और बहुत इंटेंसली पेन आता है। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हुई। उस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं थी। फिर जब मैं लेबर में थी तब भी कई लोग आके एग्जामिन कर रहे हैं, एक नर्स आके मेरा वाटर बैग ब्रेक कर रही है, तो वो सब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत ख़राब रहा। मुझे चीज़ों के बारे में जानकारी ही नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। डिलीवरी भी हो गई, उसके बाद बच्चे को वो लोग ले गए, बस उसको क्लीन कर रहे हैं। मुझे ये तक नहीं बताया कि लड़का हुआ है क्या लड़की हुई है। मुझे खुद उनसे पूछना पड़ा, कम से कम ये तो आप बता दीजिए कि बेटा है कि बेटी है। और मैं वहीं डिलीवरी टेबल पर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक ऐसे ही जस्ट लेटी हुई थी, कोई मुझे देख नहीं रहा था। और सबसे जो बड़ी बात, डिलीवरी रूम में यानी कि लेबर रूम में कोई भी फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं था, ना ही मदर, ना मदर इन लॉ, ना हस्बैंड। तो वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रियली हुआ है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा शॉकिंग पॉइंट्स आए उस टाइम पे। तो सेकंड टाइम पे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि जब सब इंफॉर्मेशन के साथ मैंने अपनी डॉक्टर सिलेक्ट करी, तो वो अगर एक इंटरनल एग्जामिनेशन भी करती थी कुछ, तो वो मुझे पहले से बताती थी कि शिवांगी अब मैं तुम्हारे साथ ये करने जा रही हूँ, इसमें तुम्हें ऐसा फील होगा, हो सकता है तुम्हें डिस्कम्फर्ट भी हो, उसके लिए मैं पहले से तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ। और जब वो एग्जामिन कर लेती थी और उन्हें लगता था कि मुझे रियली डिस्कम्फर्ट हुआ है या पेन हुआ है, तो वो बोलती थी आई एम रियली सॉरी तुम्हें ये पेन हुआ, लेकिन मुझे मजबूरी है, करना पड़ेगा, इट इज़ फॉर योर बेबीज एंड योर ओन गुड। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता था कि वो भी एक डॉक्टर हैं, लेकिन हर स्टेज पे उन्होंने मुझे हर चीज़ बताई, मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मुझे ये भी समझाया कि मुझे क्या फील होगा। और उसके बाद भी वो मुझसे माफ़ी मांग रही हैं, सॉरी बोल रही हैं कि मेरी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी। तो जब इस तरीके के लोग आपके आसपास होते हैं, आपसे जुड़े हुए होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ हम सही हाथों में हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, आपको सब चीज़ें पहले से पता हो। तो इसके लिए आप जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में या आसपास जो भी लोग हैं या घर की जो भी लेडीज हैं जिनसे आप ओपन हैं, आप उनसे डाउट पूछिए, क्वेश्चन पूछिए कि कैसे होता है, क्या होता है, किस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है जो आपको लगता है आप कहीं नहीं पूछ सकती, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ DM में मुझसे पूछ सकती हैं। तो आपका कुछ भी डाउट है तो पूछिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लोगों से बात कीजिए, लेकिन अपने आप को रेडी रखिए। और आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बच्चा और माँ दोनों हेल्दी रहें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिलीवरी नॉर्मल हो रही है या C सेक्शन हो रही है। नॉर्मल है तो भी अच्छा है, C सेक्शन है तो भी अच्छा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप और आपका बच्चा हेल्दी रहें। इससे मुझे एक बात और याद आई कि जब मेरी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई थी तब तक मुझे ये पता था कि कई बार ऐसा होता है कि वेजाइनल टीयर होता है या फिर वहाँ पर कट करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया कि वो ये प्रोसीजर करने वाले हैं। जस्ट डिलीवरी थोड़ा जल्दी हो जाए उसके लिए शायद वेजाइना में एक कट लगाया गया। लेकिन जो भी रहा, अल्टीमेटली आज की डेट में मैं ये सोच के सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी बेटी हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, सब अच्छे से रहा। तो वो भी एक मेरे लिए लेसन था, जिससे जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी वो उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आप मेरी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस के बारे में और जानना चाहते हैं कि कैसा रहा दोनों टाइम पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी आपके साथ शेयर करने का। आज की वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और क्योंकि मेरे इस चैनल से बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जुड़ी हुई हैं जिनको कुछ ही टाइम में अब बेबी होने वाला है, तो सबसे पहले तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी कि उनका डिलीवरी का जो भी एक्सपीरियंस है सब अच्छे से रहे
और जो प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस मैंने फेस करी वो किसी को ना फेस करनी पड़े, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरीके से अगर हेल्प करे तो मेरी ये वीडियो आज की सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगी जो आपको नहीं पता थी और आपको आगे काम आएगी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को हेल्प कर सकती है, किसी और टू बी मॉम को हेल्प कर सकती है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।